नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 10 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, नालागढ़ के बघेरी इंटरस्टेट टोल बैरियर पर हंगामा। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत बघेरी स्थित इंटरस्टेट टोल बैरियर पर स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों व टोल बैरियर कॉन्ट्रैक्टर के बीच टोल टैक्स छूट के मसले पर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक माह से ट्रक ऑपरेटरों व टोल बैरियर संचालक टोल टैक्स की छूट की मांग को लेकर आमने सामने हैं। इस मसले के बीच स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों ने मुख्य सड़क के बजाय संपर्क मार्ग से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी, लेकिन टोल बैरियर संचालक ने उसे भी बंद करवा दिया, जिससे विवाद बढ़ गया और गुरुवार को ट्रक ऑपरेटर भड़क उठे। इसी कड़ी में गुरुवार को नालागढ़ के विधायक के.एल. ठाकुर व पूर्व विधायक लखविंद्र राणा, योगेश्वर राणा के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रक संचालकों ने टोल बैरियर ऑपरेटरों के खिलाफ बघेरी में जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। इस दौरान एहतियातन पुलिस ने भी मोर्चा संभाले रखा। वहीं राज्य कर एवं आबकारी सोमदत्त शर्मा भी मौके पर पहुंचे और ट्रक संचालकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक संचालक अपनी मांग पर अड़े रहे। नालागढ़ के विधायक के.एल. ठाकुर व पूर्व विधायक लखविंद्र राणा ने कहा कि यह स्थानीय लोगों का हक है और अगर जबरन रास्तों को बंद करने का प्रयास किया गया तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर स्थानीय ट्रक चालकों के पर्ची वसूली गई तो वह मजबूर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। नालागढ़ के विधायक के.एल. ठाकुर ने कहा कि जैसी व्यवस्था बीते 2 दशकों से चल रही है उसे आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया इनकी टोल छूट पूर्व की भांति बरकरार रखी जाए। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग BBN के उपायुक्त सोमदत्त शर्मा ने कहा कि ट्रक संचालकों से आग्रह किया कि कानून हाथ में न लें और मिल बैठकर मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रक संचालकों को ट्रक यूनियन के लेटर पैड पर विभाग को अपनी मांगों के संदर्भ में अवगत करवाना चाहिए ताकि जल्द इस मुद्दे को जल्द सुलझाया जा सके। समाचार नंबर 2, हाई कोर्ट में CPS नियुक्ति केस में आज भी होगी सुनवाई। प्रदेश हाई कोर्ट में CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश BC नेगी की खंडपीठ के समक्ष 8 मई को दोपहर बाद से इन मामलों पर पुनः सुनवाई शुरू हुई थी। सरकार की ओर से एक ही मुद्दे को लेकर दायर 2 अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के 2 अलग अलग वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। सतपाल सत्ती व अन्य भाजपा विधायकों द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और याचिकाकर्ता कल्पना द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक प्रदेश सरकार की ओर से मामले में बहस कर रहे हैं। इससे पहले भी लगातार 3 दिन बहस के दौरान प्रार्थियों की ओर से अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया था और CPS की नियुक्तियों को रद्द करने की गुहार लगाई गई थी। प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में CPS की नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत हैं, इसलिए इनके द्वारा किया गया कार्य भी अवैध है। इतना ही नहीं, इनके द्वारा गैर कानूनी तरीके से लिया गया वेतन भी वापस लिया जाना चाहिए। इस मामले पर अब राज्य सरकार की ओर बहस जारी है। सरकार का कहना है कि कानून के तहत CPS की नियुक्तियां की गई है और सरकार इस बाबत कानून बनाने की संवैधानिक शक्तियां रखती है। समाचार नंबर 3, HPUSPU में नई शिक्षा नीति लागू करने पर रोक। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर किसी भी तरह का आदेश जारी करने पर हिमाचल सरकार ने रोक लगा दी है।
यह रोक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए लगाई गई है। शिक्षा सचिव की ओर से दोनों विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को ये आदेश जारी हुए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हिमाचल में लागू करने के लिए 8 सितंबर 2020 को एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। इसी टास्क फोर्स की अनुमति से इस बारे में सारे फैसले होंगे। इससे पहले भी प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कुछ कदम उठाए हैं। अब तक कितने कदम ऐसे उठाए गए हैं, इसकी जानकारी शिक्षा सचिव कार्यालय को दी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने से पहले संबद्ध कॉलेज, स्कूल और बोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक ही पेज पर होने चाहिए। इसलिए दोनों विश्वविद्यालय कोई भी गाइडलाइन या नोटिफिकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर जारी नहीं करेंगे, जब तक स्टेट टास्क फोर्स की मंजूरी न हो। इन निर्देशों में कहा गया है कि स्टेट टास्क फोर्स की बैठक चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद होगी। इसलिए उसी में विश्वविद्यालय की जरूरत के अनुसार मामले लगेंगे। इस बैठक के लिए एजेंडा नोट 25 मई 2024 तक शिक्षा सचिव कार्यालय को भेज दिया जाए, ताकि जून के महीने में टास्क फोर्स की मीटिंग में इसी अनुसार कार्रवाई जा सके। इधर सचिवालय में शिक्षा विभाग के सूत्र बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति कुछ ऑर्डर इस दिशा में करने वाले थे। इसकी भनक लगने के बाद राज्य सरकार ने यह पत्र जारी किया। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में तो नए कुलपति प्रोफेसर ललित अवस्थी ने गुरुवार को ही ज्वाइन किया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नए कुलपति का चयन अभी नहीं हो पाया है। संभवतया इसी कारण राज्य सरकार इस चयन तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित फैसले भी रोकना चाह रही है। समाचार नंबर 4। आज हाई सियासी वोल्टेज पर रहेगा हमीरपुर। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला हमीरपुर शुक्रवार को सियासत की हाई वोल्टेज पर रहने वाला है। जिले के सुजानपुर और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाली भाजपा और कांग्रेस की दो बड़ी रैलियां गर्मी की इस तपिश को और बढ़ाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से एक ही समय पर दोनों पार्टियों के दिग्गज एक दूसरे पर जुबानी हमले करते हुए नजर आएंगे। दरअसल शुक्रवार को हमीरपुर में संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा, सुजानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र राणा, कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा और बड़सर से बीजेपी के प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। सतपाल रायजादा जिला मुख्यालय हमीरपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जबकि राजेंद्र राणा, कैप्टन रंजीत सुजानपुर और इंद्रदत्त लखनपाल बड़सर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के उपरांत भाजपा जहां सुजानपुर में एक बड़ा राजनीतिक शो करने जा रही है, वहीं कांग्रेस हमीरपुर के दोसढ़ा स्थित पुलिस मैदान में रैली करेगी। सुजानपुर में होने वाले भाजपा के राजनीतिक शो में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा, पार्टी कैंडिडेट राजेंद्र राणा समेत बीजेपी के जिला के पूर्व विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर दोसढ़ा में होने वाली कांग्रेस की रैली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा, कैप्टन रंजीत समेत पार्लियामेंट्री के सभी 17 हलकों के वर्तमान और पूर्व विधायकों और चेयरमैन तथा पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर दोनों पार्टियों के नेता अपना शक्ति प्रदर्शन करने के साथ साथ एक दूसरे पर जुबानी हमले करेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्रवार को हमीरपुर में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा होने वाला है। समाचार नंबर 5। निजी बस लेकर गलोर से हमीरपुर पहुंची कश्मीर की नैन्सी। हमीरपुर में निजी बस चालक बनी नैन्सी गुरुवार को बस दौड़ाती हुई नजर आई।
बस में बैठी सवारियां भी महिला चालक को देखकर हैरान रह गई। नैन्सी जैसे ही हमीरपुर बस स्टैंड पहुंची तो प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने महिला चालक का टोपी व पुष्प देकर स्वागत किया। नैन्सी गलोड़ से हमीरपुर रूट लेकर बस स्टैंड हमीरपुर में पहुंची थी। बस स्टैंड में जैसे ही महिला चालक की सूचना फैली तो लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। खासकर महिलाएं व लड़कियां नैन्सी को देखकर काफी खुश नजर आईं। बता दें कि कश्मीर गांव से संबंध रखने वाली नैन्सी ने HRTC ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र में ही बस चलाने का प्रशिक्षण लिया था। हैवी लाइसेंस बनने के बाद नैन्सी कांगड़ा जिला के नूरपुर में 108 एम्बुलेंस में बतौर चालक सेवाएं दे रही हैं और आजकल छुट्टी पर घर आई हुई हैं। नैन्सी ने बताया कि आज पहली बार निजी बस में सवारियों को लाने का अच्छा अनुभव रहा। नैन्सी ने बताया कि मेरा सपना HRTC में बस चालक बनना है, जिसे पूरा करने के लिए प्रयास जारी हैं। नैन्सी ने बताया कि अगर परिवार सहयोग दे तो लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकती हैं। नैन्सी ने कहा कि लड़कियों को अपनी झिझक छोड़ी पड़ती है और बहुत कुछ सहना पड़ता है, फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समाचार नंबर 6। प्रदेश की सीमाएं सील नहीं कर पाई पुलिस। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ धर्मशाला में IPL मैच का भी आयोजन हो रहा है। जाहिर है कि आयोजन IPL का है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रदेश पुलिस पर है। चुनाव आयोग भय और लालच मुक्त चुनाव करवाने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है, लेकिन अभी तक पड़ोसी राज्यों के साथ लगती प्रदेश की सीमाओं पर पुलिस का पहरा नहीं बैठ पाया है। विधानसभा क्षेत्र गगरेट, जहां विधानसभा उपचुनाव भी है, उसकी सीमाएं पंजाब के साथ सटी हैं और कई वैकल्पिक मार्ग ऐसे हैं जो अभी तक सुनसान है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन इन रास्तों से मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए आने वाली सामग्री पर नजर रखने के लिए लाचार दिख रहा है। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र के महापर्व से ज्यादा जरूरी आला अफसरशाही को IPL के मुकाबले क्यों लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक चुनाव आयोग के आदेश पर हुई बैठकों में इस पर तो पूरा बल दिया गया कि पड़ोसी राज्यों के साथ सटी हिमाचल प्रदेश की सीमाएं सील की जाएंगी। इसके लिए अर्धसैनिक बल की कंपनियां तैनात होनी थी, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी पंजाब के साथ सटी हिमाचल प्रदेश की सीमाएं अगर अभी तक पूरी तरह से सील नहीं की जा सकी हैं, तो यह बड़ी लापरवाही है। विधानसभा क्षेत्र गगरेट, जहां विधानसभा उपचुनाव भी होने जा रहा है, इसकी सीमाएं पंजाब के साथ सटी हुई हैं। ऐसे 7 पॉइंट हैं जिन्हें हर हाल में सील करने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी होमवर्क किया है। इसमें पामवड़ा, आशा देवी, नंगल जरियाला, डोलवा रोड, मरवाड़ी, गणो मंदवाड़ा व सलोह बैरी ऐसे पॉइंट हैं जहां से आसानी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया जा सकता है। SP ऊना राकेश सिंह ने माना कि सुरक्षा बलों की कमी से अभी तक पंजाब के साथ सटी हिमाचल प्रदेश की सीमाएं सील नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल कब तक आएंगे, इस बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जो अर्धसैनिक बल मिले हैं, उन्हें ड्यूटी पर लगाया गया है। समाचार नंबर 7। महिला के कुनेड में बड़ा हादसा, नाले में गिरने से 2 भाइयों की मौत। ग्राम पंचायत कुनेड में 2 भाइयों की नाले में गिरने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान केवल कुमार व छज्जू दोनों वासी गांव मठैना किलोड़ के तौर पर की गई है। ये दोनों आपस में ताया चाचा के बेटे थे। पुलिस ने शवों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चूड़ी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए हैं। जानकारी के अनुसार मठैना गांव के ये दोनों भाई बुधवार गत देर शाम कुनेड से अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में भयाल छौ के पास अनियंत्रित होकर ढाक से लुढ़ककर नीचे नाले में जा गिरे। परिणामस्वरूप दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इन दिनों के घर न लौटने पर
परिजनों ने अनुमान लगाया कि यह रात्रि विश्राम के लिए रुक गए हैं। गुरुवार सवेरे राह गुजरते ग्रामीण की नजर नीचे नाले में पड़ी और दोनों को मृत हालत पर गिरा पाया। इसकी सूचना तुरंत दोनों के परिजनों व पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही गहरा पुलिस चौकी से टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने परिजनों व ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को नाले से उठाकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान और आरंभिक जांच के आधार पर इस संदर्भ में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई अमल में लाई है। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर जितेंद्र चौधरी ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घटना को लेकर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। बहरहाल दो भाइयों की दर्दनाक मौत के बाद पैतृक पंचायत किलोड़ में शोक की लहर दौड़ गई है। समाचार नंबर 8। येलो अलर्ट के बीच बरसे बादल, पच्छाद में सबसे ज्यादा बारिश। प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हुई है। गुरुवार को सबसे ज्यादा बारिश पच्छाद में दर्ज की गई है। यहाँ 14.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। पच्छाद के अलावा सुजानपुर में 12.8, कटौला में 12.0, जोगिंद्रनगर 6.0, कंडाघाट 4.2, सोलन 4.0, नाहन 1.1, पंडोह में 1.0, संगड़ाह में 1.0, बंजार में 1.0 और धर्मशाला में 0.8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के चलते तापमान में कमी आई है। प्रदेश भर के तापमान में गत 24 घंटे के दौरान 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ है। सबसे बड़ा असर सोलन में देखने को मिला है। यहाँ गुरुवार को तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में दर्ज किया गया है। यहाँ 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, जबकि अन्य शहरों में बिलासपुर में 35.3 डिग्री, मंडी में 32.2 डिग्री, धर्मशाला और सोलन में 29, चंबा में 30.1 डिग्री, शिमला में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटे तक येलो अलर्ट जारी रहने की बात कही है। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंधी तूफान चलने की संभावना है। वहीं गुरुवार को धर्मशाला में हुए आईपीएल मैच में भी बारिश व ओलावृष्टि ने खलल डाला। इसके चलने कुछ देर के लिए मैच को रोकना पड़ा। समाचार नंबर 9। डाइट केंद्र शामला घाट को 9 करोड़ रुपए। डाइट केंद्र शामला घाट में केंद्र सरकार से 9 करोड़ को ग्रांट मिली है। इससे यहां नई सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही रूम और गेस्ट हाउस की सुविधा दी जाएगी। इसी तरह शिमला और सिरमौर में एक्सीलेंस डाइट सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनके लिए केंद्र से 15 करोड़ जारी किए गए हैं। प्रदेश के स्कूलों में पिछले 1 वर्ष से शुरू बीआरसीसी भर्ती अब तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। इस भर्ती के नए नियमों पर हाई कोर्ट की रोक के कारण एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं हो सका है। बिना बीआरसीसी नियुक्ति के ही समग्र शिक्षा के बेहतर कार्यान्वयन से हिमाचल को केंद्र से 966 करोड़ रुपए की राशि मिली है। इस दौरान स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश को 305 करोड़ मिले हैं। पहली बार समग्र शिक्षा ने 100% फंड खर्च किया है। पहले हिमाचल समग्र शिक्षा केंद्र से मिले फंड को पूरी तरह से खर्च नहीं कर पा रहा था। सत्र 2021 से 22 में केंद्र से समग्र शिक्षा के लिए 629.08 करोड़ मिले थे, जिनमें से 428.21 करोड़ उस वित्तीय वर्ष में खर्च हो पाए प्रतिशत राशि खर्च हो पाई थी। इसके विपरीत 2023 से 24 के वित्तीय वर्ष में पहली बार हिमाचल समग्र शिक्षा पूरे 817.61 करोड़ रुपए खर्च करने में कामयाब रहा है।
इसके चलते भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए हिमाचल को समग्र शिक्षा के तहत 966 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में स्टार्स प्रोजेक्ट में हिमाचल को केंद्र से 274.74 करोड़ रुपए का बजट मिला था, जिनमें से 272.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। समग्र शिक्षा ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशालय के साथ मिलकर काम किया है। वहीं आईसीटी, स्मार्ट क्लासरूम या अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समय पर टेंडर किए गए और इनमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है। इस तरह समग्र शिक्षा और स्टार्स प्रोजेक्ट का पैसा अब वापस केंद्र सरकार को नहीं जा रहा। इस बार केंद्र सरकार के शिक्षा सचिव ने भी हिमाचल द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। समाचार नंबर 10। अक्षय तृतीया के मौके पर आभूषण लेने अति शुभ। बेस्ट शोरूम इन हिमाचल प्रदेश का लगातार 5वीं बार अवार्ड जीतने वाले पालमपुर के जाने माने बुड्ढा मल ज्वेलर्स हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अक्षय तृतीया बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को है, जिसके लिए शोरूम तथा बुड्ढा मल का स्टाफ ग्राहकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार बुड्ढा मल ज्वेलर्स पालमपुर में इस बार सोने के आभूषणों बनवाई शुल्क पर 40% तक की छूट रहेगी, जिसमें कोई भी अतिरिक्त पॉलिश या अतिरिक्त लेबर चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ डायमंड के आभूषणों के मूल्य पर फ्लैट 30% प्लस 5% का एक्स्ट्रा बोनस डिस्काउंट भी दिया जाएगा। शोरूम के एमडी मानिक करवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदे गए आभूषण, सोना, चांदी आदि अक्षय रहते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अक्षय तृतीया का विशेष धार्मिक महत्व है। इस तिथि को ब्रह्मा देव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस तिथि को गंगा अवतरण और परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जो सुख एवं समृद्धि प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया को खरीदे गए आभूषण, सोना, चांदी आदि अक्षय रहते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त धन स्थिर रहता है, उसमें कमी नहीं होती है, वह स्वयं उसमें वृद्धि करती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन खासकर शादी विवाह वाले घरों, जिनके घर आने वाले समय में शादी या कोई अन्य कार्यक्रम है, इस मौके पर खरीदारी करके इस शानदार ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। खाने का रहेगा प्रबंध। शोरूम के एमडी मानिक करवाल ने बताया कि इस दिन सभी ग्राहकों के लिए खाने का विशेष प्रबंध रहेगा। यहाँ मिलता है शुद्ध सोना। आपको बता दें कि बुड्ढा मल ज्वेलर्स पालमपुर में सोने के हॉलमार्क गहने व डायमंड की सर्टिफाइड ज्वेलरी मिलती है तथा प्रदेश के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ आभूषण लेने आते हैं। नूर कलेक्शन के जेवरात होंगे लॉन्च। अक्षय तृतीया के महापर्व पर प्रदेश के टॉप ज्वेलर्स बुड्ढा मल पालमपुर में आभूषणों की कटक, मल्हार, इबादत व नूर कलेक्शन के जेवरात लॉन्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि इन सभी दिल को लुभा देने वाले कलेक्शंस को मुंबई के प्रसिद्ध ज्वेलरी मेकर द्वारा डिजाइन किया गया है, जो आपको आज पालमपुर के बुड्ढा मल ज्वेलरी स्टोर में देखने व खरीदने को मिलेंगे। समाचार नंबर 11। ट्रांसपोर्टेशन पर निजी स्कूलों को झटका। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को भारी झटका दिया है। दरअसल निजी स्कूलों के ट्रांसपोर्ट की फीस को दोगुना से अधिक कर दिया गया है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों पर जहां आर्थिक बोझ पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि स्कूल प्रबंधन इसकी वसूली बच्चों के अभिभावकों से करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका सीधा असर जनता पर भी पड़ेगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इस साल से स्कूलों की बसों के स्टेट रोड टैक्स, परमिट रिन्यू फीस और पासिंग फीस में भारी भरकम वृद्धि की गई है।
परिवहन विभाग के नए फीस स्ट्रक्चर ने स्कूल प्रबंधकों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। प्राइवेट स्कूलों की माने तो स्कूलों की बसों का SRT स्टेट रोड टैक्स 9,000 से बढ़ाकर सीधा 20,500 रुपए कर दिया गया है। स्कूली बसों से प्रति सीट के 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। यही नहीं, स्कूल बसों की परमिट रिन्यू फीस में भी इजाफा करते हुए इसे 1,350 रुपए से बढ़ाकर 3,080 रुपए कर दिया गया है। वहीं पासिंग फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। जहां पहले बसों की पासिंग फीस के 350 रुपए भरने पड़ते थे, अब 2,150 रुपए देने पड़ रहे हैं। स्कूल प्रबंधन भी परिवहन विभाग के इन आदेशों से न केवल परेशान हैं, बल्कि वे सरकार से भी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में पहले ही स्कूल चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से ट्रांसपोर्ट की फीस एक साथ इतनी अधिक बढ़ाकर उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं। RTO हमीरपुर अंकुश शर्मा का कहना था कि अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। हो सकता है थोड़ी फीस बढ़ाई गई हो, लेकिन फिलहाल अभी मेरे ध्यान में यह मामला नहीं आया है। समाचार नंबर 12। रोहित ठाकुर ने पर्यवेक्षकों से मांगी निगरानी रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला संसदीय क्षेत्र के सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त पर्यवेक्षकों से निगरानी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने पर्यवेक्षकों की तैनाती के बाद से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी और चुनाव की तैयारियों को लेकर किए जा रहे प्रबंधों पर सभी पर्यवेक्षकों से बात की। रोहित ठाकुर ने इस बारे में गुरुवार को शिमला में पर्यवेक्षकों की समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में शिमला लोकसभा संसदीय सीट के प्रभारी रोहित ठाकुर ने सभी पर्यवेक्षकों से चुनाव का फीडबैक लिया। प्रभारी रोहित ठाकुर ने सभी पर्यवेक्षकों को विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बिठाकर चुनावी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सरकार के 15 माह की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी नीतियों को प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाया जाए। सीएम के नेतृत्व में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी नीतियों जैसे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, स्टार्टअप योजना जैसी योजनाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजीव भवन पहुंचे पर्यवेक्षकों ने प्रभारी रोहित ठाकुर को ताजा स्थिति से अवगत करवाया। पर्यवेक्षकों ने माना कि सरकार की योजनाओं को लेकर जनता संतुष्ट है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत का तोहफा देगी। पर्यवेक्षकों का मानना है कि 17 विधानसभा सीटों में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर बेहतर प्रदर्शन करने में जुट गए हैं। प्रभारी रोहित ठाकुर ने पर्यवेक्षकों को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया और कहा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हो रही प्रत्येक सियासी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें और पल पल की घटनाओं से अवगत करवाते रहें। पर्यवेक्षकों ने प्रभारी रोहित ठाकुर को चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत का आश्वासन दिया। समाचार नंबर 13। स्कूल में बिगड़ी 20 बच्चों की तबीयत, डलहौजी में पेश आया मामला। डलहौजी के एक सरकारी स्कूल के 15 से 20 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़े से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। यह मामला पीएम श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी का है। गुरुवार दोपहर बाद एकाएक बच्चों की तबीयत खराब होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इनमें अधिकतर पाठशाला की छात्राएं शामिल रहीं। छात्राओं ने प्रबंधन से सिरदर्द, चक्कर आना और उल्टी आदि की शिकायत की। कई बच्चों में हल्की सी बेहोशी भी छाने लगी। यह देख पाठशाला प्रबंधन ने छात्रों के अभिभावकों को सूचित किया और बच्चों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल डलहौजी भिजवाया। इसी बीच एसडीएम डलहौजी अनिल भारद्वाज ने अस्पताल पहुंचकर छात्रों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने बच्चों का उपचार करने वाले डॉक्टरों से फीडबैक भी हासिल किया।
जानकारी के अनुसार यह भी पता चला है कि गुरुवार को पाठशाला में बच्चों को आयरन की गोलियां भी विभाग की तरफ से दी गई थीं। ऐसे में हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये गोलियां भी उलट असर कर गई हो। कुछ बच्चों ने पानी पीने के बाद तबीयत खराब होने की शिकायत की। पाठशाला की प्रधानाचार्य ने बताया कि गुरुवार सुबह बच्चों को आयरन की गोलियां तो दी गई थीं, लेकिन सारा दिन किसी भी बच्चे ने तबीयत खराब होने की शिकायत नहीं की। छुट्टी के समय कुछ बच्चों ने इस तरह की तबीयत खराब होने की शिकायत की। सिविल अस्पताल डलहौजी के डॉ मनीष चौधरी ने बताया कि शुरुआती तौर पर ये लक्षण मास हिस्टीरिया के लग रहे हैं, जिसमें बच्चों को इंजेक्शन आदि देने के साथ साथ ग्लूकोज भी दिया जा रहा है। अस्पताल में करीब 15 से 20 बच्चों को लाया गया है और सभी बच्चों का पूर्ण रूप से इलाज कर दिया गया है। अब बच्चों की हालत में सुधार है। समाचार नंबर 14। मंडी के दुखों का निवारण करेंगे श्री कुमार स्वामी। 11 और 12 मई 2024 को पड्डल ग्राउंड में प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के आयोजन का समाचार जब श्रद्धालुओं को ज्ञात हुआ तब उनके मन उत्साह से भर गए। परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी के आगमन की सूचना से वहां भारी उमंग देखने को मिल रही है। समागम की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। समागम आयोजक समिति के सदस्यों द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग्स व पोस्टर पूरे शहर में लगा दिए गए हैं। समागम आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले मार्गों के दोनों तरफ रंगीन झंडियां लगाई गई हैं। यहां की सभी धर्मशालाएं, होटल, लॉज, यात्री निवास लगभग भरते जा रहे हैं। समागम आयोजन स्थल के मार्गों पर चहल पहल देखी जा सकती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के समागम आयोजकों ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों से आने वाले भाई बहनों की भारी संख्या में आगमन को देखते हुए विशेष प्रबंध किए हैं। इस समागम में अभिनेताओं, राजनीतिक हस्तियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के आगमन की विशेष संभावना है। समागम आयोजक सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी मां दुर्गा की कृपा के साथ साथ महाग्रंथ श्री महाब्रह्म मैखाना जी की विशेष कृपा भी समागम में प्रदान करेंगे, जिससे दुख, समस्याएं और रोग समाप्त हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मात्र कुछ मिनट में ही दुख निवारण हो जाता है। इसके अतिरिक्त दैव व्यपाश्रय की कृपा भी गुरुदेव जी समागम में प्रदान करेंगे। जिन रोगों का इलाज मेडिकल साइंस नहीं कर पाई वह दैव व्यपाश्रय चिकित्सा के द्वारा संभव हुआ है। समाचार नंबर 15। 24,000 एनसीसी कैडेट्स संभालेंगे मोर्चा। लोकसभा चुनाव में पुलिस के साथ इस बार एनसीसी कैडेट्स कदमताल करते नजर आएंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने करीब 24,000 एनसीसी कैडेट्स को मतदान केंद्रों की सुरक्षा और जागरूकता में तैनात करने की तैयारी की है। हालांकि एनसीसी कैडेट्स की तैनाती उनकी उपलब्धता के आधार पर होगी, यानी जिस क्षेत्र में कैडेट्स नहीं होंगे या उनकी संख्या कम होगी वहां उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल एक मतदान केंद्र में 3 एनसीसी कैडेट्स को तैनात करने की रूपरेखा बनाई गई है और प्रदेश में 8,000 के करीब मतदान केंद्र हैं। इस संबंध में निर्वाचन विभाग और एनसीसी ग्रुप कमांडर कर्नल एस बैंस के साथ एक बैठक भी हो चुकी है। चुनाव ड्यूटी में उन्हीं कैडेट्स को तैनात किया जाएगा जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके होंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने अभिभावकों से भी मंजूरी लेनी होगी। फिलहाल सुरक्षा प्रबंधों के चलते निर्वाचन विभाग ने स्कूल और कॉलेज के कैडेट्स को चुनाव ड्यूटी में तैनात करने का फैसला किया है। विभाग इन कैडेट्स की सेवाओं के एवज में उन्हें अन्य कर्मचारियों के बराबर ही भुगतान भी करेगा। इतना ही नहीं, ड्यूटी के दौरान कैडेट्स के भोजन का प्रबंध भी रहेगा और इसके लिए उन्हें 150 रुपए प्रदान किए जाएंगे। एनसीसी कैडेट्स की सेवाएं निर्वाचन विभाग एक ही दिन लेगा।
सभी कैडेट्स 1 जून को चुनाव ड्यूटी में तैनात होंगे। इनका काम मतदान केंद्रों में लाइनें बनाना और लोगों को जागरूक करना रहेगा। सभी कैडेट्स पुलिस के सहयोगी के तौर पर काम करेंगे। वे मतदान केंद्रों पर वर्दी में तैनात किए जाएंगे। यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, वृद्ध और दिव्यांगजन मतदाताओं की सहायता, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता जैसे गैर सुरक्षा संबंधी दायित्वों में पुलिस कर्मियों या गृह रक्षकों की सहायता करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपलब्धता के आधार पर 3 कैडेट तैनात तय किए जाएंगे और यह तैनाती पूर्ण रूप से स्वैच्छिक आधार पर होगी। कैडेट की तैनाती का स्थान उनके संबंधित बीट जिले के भीतर ही होगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।